अभी ठीक है। चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? संसदीय गतिविधियां, है ना, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से काम होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला था क्वेश्चन आवर, है ना, कि पहला जो 2 घंटा है आपसे पूछा जाता है कि प्रश्न काल कब होता है। तो सामान्य तौर पे तो ये मान लीजिए कि रूटीन है कि 11 से 12 के बीच में हो जाएगा, लेकिन ये परिभाषा नहीं हुआ कि सदन तो कभी भी, संसद कभी भी शुरू हो सकता है। जरूरत हुई कि 11 बजे शुरू होगा, ये तो सामान्य जनरल रूटीन है कि भाई 11 बजे। कभी हो सकता है किसी कारणवश 2 बजे से शुरू हुआ हो सदन, ये भी हो सकता है। तो संसद की कार्यवाही का पहला घंटा क्वेश्चन आवर कहलाता है, चाहे शुरू जब भी हो। तो जब भी शुरू होगा तो क्वेश्चन आवर जरूर होगा। पहला घंटा में क्या होगा? क्वेश्चन आवर होगा। तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो संसद का जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है, फर्स्ट आवर, है ना, चाहे संसद अब जब भी शुरू हो। तो सामान्य सा रूटीन है कि संसद जो है, जो संसद की कार्यवाही है, तो कार्यवाही जो हम लोग देख रहे हैं कि 11 से लेकर के 11 AM से 6 PM तक। तो इसमें पहला हो गया 11 से 1 और दूसरा हो गया 2 से 6। तो इसमें पहला 11 से 12 और फिर 12 से 1। तो यही है प्रश्नकाल, ये है शून्यकाल। तो फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? क्वेश्चन आवर। एंड सेकेंड आवर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड जीरो आवर। ठीक है, लेंगे कि दूसरा घंटा, संसद का दूसरा घंटा शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, तो प्रश्नकाल में एक पहला घंटा प्रश्नकाल का है और दूसरा हिस्सा जो है सो वो शून्यकाल का है। तो प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछा जाता है जिसके बारे में सरकार को सूचना होती है। ठीक है, लिखेंगे कि प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में सरकार को पूर्व सूचना होती है। प्रश्नकाल में सरकार से पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में सरकार को पूर्व सूचना होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे भी पूछा जाए कि प्रश्न जो पूछा जाता है, तो ये प्रश्न पूछने का इतिहास भारत में कब से शुरू हुआ? आजकल आप देखिएगा 68वीं BPSC में भी और 69वीं BPSC में भी
तो बीपीएससी का एक ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड ये हुआ है कि वो परिषद अधिनियम और शासन अधिनियम खूब पूछ रहा है ना। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक भी आपको क्लियर होना चाहिए मैटर, है ना। समझ रहे हैं? हिस्ट्री का पार्ट है ये, इसलिए मैं नहीं बताता पढ़ाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हिस्ट्री में उसको पढ़ना है, संवैधानिक विकास का क्रम। लेकिन पॉलिटी में कहीं कहीं उसका टर्म आता है, जैसे कि अब ये मामला है कि भाई सबसे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्नकाल है, तो प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला भारत में? कब? 1853 में। ठीक है। हाँ, भारतीयों को 1793, 1793 में। और कोई प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? 1892 में। नोट करके लिख लेंगे कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत, और ये इस बार पूछा हुआ है जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के सेक्शन का पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही है, 1892 का परिषद अधिनियम। कम से कम क्वेश्चन वो देख के पढ़ लेना है, घर लोग नहीं बात आए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो 1892 के परिषद अधिनियम में, है ना, जो काउंसिल एक्ट है 1892 का, ठीक है, तो इसके तहत सबसे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिला। हालांकि बहुत सारा प्रतिबंध था उस सब, क्योंकि गुलाम थे हम लोग, तो ज्यादा प्रश्न तो पूछ नहीं सकते थे। तो ये सब प्रश्न जो है सो फिर हम मतलब प्रतिबंधों से मुक्त हो गया आजादी के बाद। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भारत में पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, अब देखिए, तो यहां तो ये चीज हो गया। सबसे पहले वर्ल्ड में ये कहां पर शुरू हुआ था? सबसे पहले वर्ल्ड में ये कहां पे शुरू हुआ था? सबसे पहले वर्ल्ड में कहां पे शुरू हुआ था? सबसे पहले ये वर्ल्ड में 1721 में शुरू हुआ था, इंग्लैंड में। सबसे पहले 1721 में कहां शुरू हुआ? इंग्लैंड में शुरू हुआ, ना। कहां शुरू हुआ? इंग्लैंड में। ओके, तो सबसे पहले ये इंग्लैंड में शुरू हुआ 1721 में, क्वेश्चन आवर। और भारत में आया ये 1892 में। हालांकि तमाम प्रतिबंध थे उस समय, लेकिन बाद में जब देश आजाद हुआ तो सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे कि प्रश्न काल में सामान्यतः 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, या 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन जनरली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन
rising out from government, rising out from government in question hour। प्रश्न काल में सरकार से सामान्यतः 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, स्टेयर्ड क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न, स्टेयर्ड क्वेश्चन। अतारांकित प्रश्न, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। अतारांकित। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न, नॉन गवर्नमेंट मेंबर। गैर सरकारी सदस्य। क्वेश्चन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट मेंबर। ओके, तो 4 तरह के प्रश्न जो है वो क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब मैटर है कि भाई ये होता क्या है, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, शॉर्ट नोटिस, नॉन गवर्नमेंट मेंबर। इस सवाल होता क्या है, इनसे पूछा क्या जाता है, किस तरह की बातें इनसे पूछी जाती हैं, ये मामला है। तो लिखिएगा कि सदन में तारांकित प्रश्न, पहला स्टेयर्ड क्वेश्चन। सदन में किसी सदस्य की ओर से पूछे गए ऐसे सवाल, सदन में किसी सदस्य की ओर से पूछे गए ऐसे सवाल जिसका वह उत्तर मौखिक चाहता हो। ठीक है, सदन में किसी सदस्य की ओर से पूछे गए वैसे सवाल जिसका वह उत्तर मौखिक रूप से चाहता हो और उस पर तारांक बना हुआ हो, उस पर तारांक बना हुआ हो, तारांकित प्रश्न कहलाता है। कि members want verbally answer, members want verbally answers in any question, this type of question called steered question, this type of question called steered question। ओके, मतलब कोई सदस्य अगर मौखिक रूप से उत्तर जानना चाह रहे, जैसे कि आप लोग कोई सवाल हमसे पूछते हैं और मैं जवाब देता हूं, तो क्या हो गया, तारांकित प्रश्न हो गया, है ना, कि आपने पूछ लिया और मैंने जवाब दे दिया।
अब तारांकित प्रश्न में सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का भी गुंजाइश रहता है, मतलब पूरक प्रश्न पूछा जाता है कि पूरक प्रश्न कब पूछा जा सकता है। तो पूरक प्रश्न पूछने की जो संभावना है, जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ये आप तब पूछ सकते हैं, तारांकित प्रश्न में ही आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब पूरक प्रश्न क्या होता है? तो जब उत्तर में से ही प्रश्न बन जाए, जैसे आपने कोई चीज पूछा, आपने पूछा कि तारांकित प्रश्न क्या है, हमने कह दिया कि भाई तारांकित प्रश्न का मतलब है कि जिसमें मौखिक रूप से सवाल पूछा जाता है और मतलब सवाल पूछने वाला आदमी ये चाहता है कि सामने वाला मौखिक रूप से जवाब दे दे, वो तारांकित प्रश्न है। तो आप पूछिए कि अच्छा तो मौखिक क्या होता है, तो अब मेरे उत्तर से ही सवाल बना दिया आपने कि मुझे ये नहीं समझ आया कि मौखिक क्या होता है। तो फिर मैं कहूँगा मौखिक मतलब जो बोल करके बताया जाए, है ना, तो इसको कहते हैं क्या? पूरक प्रश्न। जब सामने वाला कोई उत्तर दे रहा है और उत्तर में ही आप प्रश्न बना दे। अब कोई पूछ रहा है सरकार से कि आप बताइए कि अभी तक ये सड़क क्यों नहीं बना, इतना दिन से क्यों पेंडिंग है, तो सरकार कहेगी कि भाई संसाधनों का अभाव है ना, इसके वजह से नहीं बन पाया है, कुछ भी अपना बताएगी बात। तो सामने वाला कह सकता है कि संसाधन का अभाव क्यों है, आप सरकार चला रहे हैं तो आप क्यों नहीं इसको ठीक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब दिए गए उत्तर से ही प्रश्न बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? पूरक प्रश्न कहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिख लेंगे कि इसमें पूरक प्रश्न पूछने की संभावना रहती है या इसी में पूरक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन स्टेड क्वेश्चन। ठीक है, पूरक प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है तारांकित प्रश्न में। ठीक है, तो दिक्कत नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि यह एक दिन में एक व्यक्ति, नोट कर लिखेंगे कि एक व्यक्ति, हाँ पूरक प्रश्न में एक व्यक्ति या एक सदस्य लिखेंगे, पूरक प्रश्न नहीं, तारांकित प्रश्न। ठीक है, तारांकित प्रश्न, अभी तारांकित प्रश्न के बारे में, पूरक प्रश्न तो बस इसका एक पार्ट हो गया। ठीक है, किसमें पूरक पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्न एक सदस्य एक दिन में 5 पूछ सकता है, एक दिन में 5 पूछ सकता है। ठीक है, एक आदमी, अब आप मान लिया आप ही 50 को सवाल पूछे तो बाकी सब कहाँ जाएगा, वो सबका तो कंफ्यूजन होगा ना, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। इसलिए एक आदमी एक दिन में 5 ही सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और एक दिन में तारांकित प्रश्न कुल 20 ही पूछे जा सकते हैं। एक दिन में टोटल जो पूछा जा सकेगा वो कितना पूछा जा सकेगा? 20। टोटल अगर तारांकित प्रश्न एक दिन में पूछा जाएगा तो बस 20 पूछा जाएगा, और एक सदस्य अधिकतम 5 पूछ सकता है, 5 से ज्यादा नहीं। एक सदस्य अधिकतम 5 पूछ सकता है, 5 से ज्यादा नहीं। ठीक है, और ये सवाल जो होता है तारांकित प्रश्न, ये किससे पूछा जाता है? तो मंत्री से ना, सरकार के मंत्री से, यानी कि सरकारी सदस्यों से। ये सवाल सिर्फ सरकारी सदस्यों से पूछा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के लोग हैं। ठीक है, दिक्कत? तो तारांकित प्रश्न स्टेड क्वेश्चन मौखिक होता है, मतलब उत्तर इसमें मौखिक मिलता है, वर्बल मिलता है,
ठीक है, इसमें सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की गुंजाइश है। एक दिन में ये कुल 20 पूछा जा सकता है और 1 से 10 अधिकतम 5 पूछ सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? और ये केवल मंत्रियों से ही पूछा जाता है और किसी से नहीं पूछा जाता है। क्या तो बताया था पूरक प्रश्न क्या होता है? उसी समय पूछ लेगा, तुरंत पूछ लेगा, जब जवाब दे रहे हैं तो खड़ा होकर पूछ लेगा। क्या तुरंत? मौखिक में क्या होता है? मौखिक में तुरंत आंसर होता है, थोड़ी ना कि आज पूछ ले तो परसों जवाब देंगे। अभी पूछा है, नोटिस पहले से रहेगा, पहले से पता रहेगा कि सवाल क्या पूछा गया है, अब उस सवाल पर जवाब देंगे। सवाल चल जाता है अध्यक्ष महोदय के पास, अध्यक्ष भेज देते हैं विभाग में मंत्री के पास, मंत्री अपना आंसर रेडी करके आते हैं और मंत्री अपना जवाब देते हैं। अब जब जवाब दे रहे हैं तो उसी समय आदमी खड़ा होकर पूछ लेगा, उस जवाब में से उत्तर निकाल, क्वेश्चन निकाल लेगा कि भाई इसमें आप क्यों इस पर काम नहीं हो रहा है। तो जब जवाब में से ही उत्तर निकलेगा हो जाएगा पूरक प्रश्न। हाँ, अध्यक्ष जब तक किसी को मौका नहीं देगा तब तक कोई नहीं बोल सकता है या कहीं कुछ नहीं कर सकता है। सदन के अंदर का हीरो अध्यक्ष है, वो जो चाहेगा वही होगा। क्या नहीं, पूरक प्रश्न की कोई संख्या तय नहीं है, ठीक है। पूरक संख्या प्रश्न का कोई संख्या निश्चित नहीं है, कितना पूछ सकते हैं, लेकिन सरकार इग्नोर कर सकती है। वाद विवाद तो है ही है, बोला क्या जा सकता है, वही है ही। जब वाद विवाद होगा तब ना सवाल बनेगा। अगर आप सुन के सेटिस्फाइड हो गए तो कोई बात ही नहीं है। जब आप अनसेटिस्फाइड होंगे उत्तर से तभी आप दूसरा प्रश्न पूछिएगा, है ना। तो इसीलिए तो उसको सप्लीमेंट्री कह रहे हैं। सप्लीमेंट्री सुनते, सप्लीमेंट्री कभी कब किया जाता है? कुछ चीज को पूरा करने के लिए। जैसे कोई फेल हो गया, पास नहीं हो रहा है, तो ना आता है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जो पहले बार में पास हुआ सप्लीमेंट्री का क्या जरूरत है उसको? तो सप्लीमेंट्री का मतलब है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। तो पूरक प्रश्न जो पूछा जाता है वो तारांकित प्रश्न में ही पूछने की संभावना है, बाकी जगह पर पूछने की संभावना नहीं है। ये आपको कम से कम 20 दिन पहले सूचना दे देना है। कम से कम 20 दिन पहले आपको अध्यक्ष महोदय को सूचना देना है। वो आपका डेट फिक्स कर देंगे, बता देंगे कि इस दिन को आपका ये होगा और इस दिन आपको सवाल जवाब करना है। नेक्स्ट, अतारांकित प्रश्न, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। अतारांकित प्रश्न ये क्या होता है? तो लिखेंगे कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक नहीं होता है ना, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक नहीं होता है, यानी कि वर्बली आंसर नहीं दिया जाता है। और ना ही उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, और ना ही उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। और ना ही उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुपूरक प्रश्न मतलब वही पूरक, इसी को पूरक कहते हैं, अनुपूरक कहते हैं। बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। नहीं कि अनुपूरक कहीं आ गया तो ले ही कुछ पूछ दे लो, है ना। अनुपूरक और पूरक दोनों सेम है, ठीक है। और इंग्लिश में एक ही रहेगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अनुपूरक और पूरक दोनों सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा सकता, पूछने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि जवाब रिटर्न में जाएगा। आप सवाल पूछ लिए, मंत्री को गया, मंत्री ने अपने आईएएस को दे दिया, जो आईएएस सचिव हैं उसके, सचिव साहब अपना तैयार करेंगे आंसर, और तैयार करके फिर वो सामने आदमी को पहुंच जाएगा डॉक्यूमेंट में, कागज में। तब जहां कागज में वार्तालाप हो रहा है वहां पर कहां संभावना है कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ ले। अब ऐसे आप मेंस का आंसर हमको दिए चेक करने के लिए, हम लेके गए, अब चेक करके फिर आपको दे दिया, वहां संभावना है कि आप सवाल पूछिएगा नहीं ना, क्योंकि आपको मिल जाएगा ऐसे ही कॉपी आपका।
उस पर जो लिखा होगा वो पढ़ लीजिए। लेकिन वही अभी क्लास में पूछ लीजिएगा तो क्या होगा कि आप इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जहां पर लिखित रूप में ये होता है तो वहां पर आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन जहां पर मौखिक रूप से होता है वहां पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है, इसलिए तारांकित प्रश्न में ही पूछा जा सकता है अनुपूरक प्रश्न, अतारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए इसमें एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 230 230 प्रश्न, समझ रहे हैं? अब ये आसान क्यों हो गया? इसमें 20 गो, इसमें 230 गो, क्योंकि इसमें लिखित चल जाएगा आंसर, इसमें कोई बात विवाद होवे नहीं करेगा। आप पहले से भेज दिए, सरकार ने विभाग को भेज दिया, विभाग ने आंसर तैयार कर दिया और संबंधित आदमी के पास कागज चला गया, पूछ लीजिए, लेके जाइए, बात खत्म हुआ। इसलिए इसमें एक दिन में 230 सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक दिन में 20 ही सवाल, क्योंकि इसमें वाद विवाद होने की संभावना है, उसमें वाद विवाद नहीं होगा। नेक्स्ट। इस प्रकार के प्रश्न गैर सरकारी सदस्य, इस प्रकार के प्रश्न गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में शामिल सदस्य से पूछते हैं। इस प्रकार के प्रश्न गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में शामिल सदस्य से पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अल्प सूचना प्रश्न, आ जाइए। अल्प सूचना प्रश्न, अब अल्प सूचना क्या हो गया जी? तो वाला मार दिया। ठीक है कि ऑटो वाला मार दिया, नहीं तो अभी हम मारते हैं। बात का मार है ना, ना कैसे, मतलब कैसे मार दिया? तीन चक्का वाला बहुत खतरनाक होता है जी, है ना। तीन चक्का वाला सतर्क रहना पड़ता है, कैसे कि वो कब कहां लाके रोक देगा इसको नहीं जानता है, कब कहां घुसा देगा, चलते चलते साइड कर देगा। चलते चलते आप मान लिया आप बाइक चला रहे हैं, फ्लो में है, और वो आके सीधे आके लगा देगा आपको, जहां उसको दिखे दो आदमी बैठाने वाला, वो सीधे साइड करके रोक देगा। अब मालूम चला कि आपका वो स्पीड तो पूरा है, अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो जाके ठोक दीजिए उसमें, है ना। आजकल तो सबसे परेशान की हवा हवाई एगो आ गया है ना, टोटो, क्या नाम है? टोटो, नाम इसका गजबे है ना। ये सब अपने पलट जाता है, वजन एकदम कम है, और लाद लेगा 500 क्विंटल। अब मालूम चला इसे उठ गया गाड़ी अपने, हाँ हाँ उड़ ही जाएगा। बढ़िया जबरदस्त अगर आंधी उंधी चले तो चल जाएगा रोड पर से साइड में, है ना। उसमें है ये नहीं है, तो इस सब से थोड़ा टाइम से निकला कीजिए, है ना। टाइम से निकलिएगा तो हड़बड़ी भी कम रहेगा अंदर में, हड़बड़ी कम रहेगा तो ध्यान भी रहेगा, है ना। हालांकि की हो तोहरा की भेलू आज है कोटा में, कौन और को नहीं है लाने वाला अनाज, और को नहीं है लाने वाला अनाज। कोटे वाले को बोलते कि पहुंचा दो अनाज भाई, है ना। तब 2-3 साल बाद अगर एसडीएम बन गए कहीं
तो सबसे पहले तोरे कोटा कैंसिल करवाएंगे हैं? कोटा वाला कहते कि ठीक है जी अब बंद तो यह बंद तो पहले तो और बंद। चलिए अल्प सूचना के प्रश्न। अखिलेश कुमार सर जीएस पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में लिख सकते हैं स्टार लगाकर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? पॉइंट में लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, जिसमें आपको सहूलियत हो उसमें लिख दिए। जिसमें आपको लगे कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, वो चाहे पॉइंट हो चाहे पैराग्राफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेगा? और शॉर्ट क्वेश्चन में पॉइंट लिखे तो ज्यादा अच्छा है कि एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, तुरंत दिख जाएगा कि क्या है नहीं है ना? तो हालांकि ये अपना अपना स्किल होता है, राइटिंग स्किल। कुछ लोग पैराग्राफ में ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग पॉइंट में ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है। अगर आप पॉइंट में अच्छा लिख सकते हैं तो आप पॉइंट में लिखिए, अगर आप पैराग्राफ अच्छा बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो एक पॉइंट में, तो पैराग्राफ में कंप्लीट करिए। 4-4 लाइन का पैराग्राफ, 4-4 लाइन का जो है वो आपका पैराग्राफ होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन कितना बड़ा लिखेंगे, है ना? आप मतलब और एक लाइन में कम से कम 8 वर्ड होंगे करेगा, है ना? तो 4 लाइन का एक पैराग्राफ, 4 लाइन का एक पैराग्राफ। पैराग्राफ थोड़ा अच्छा से बना करके लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे पॉइंट में लिख सकते हैं कि अब 1892 का परिषद अधिनियम पूछ रहा है, तो 1892 के परिषद अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे, प्रावधान स्टार्ट कर दिए। क्योंकि वहाँ सीधे आपको बताना है, टू द पॉइंट, कोई लाग लपेट नहीं, कोई उधर के बात नहीं, सीधे बता करके निकल जाना है। तो आपको 20 से 22 मिनट में कम से कम आपको सवाल निपटा देना है। 20 से 22 मिनट में आपको सब निपटा देना है, सब पांचों निपटा देना है 20 से 22 मिनट में। सोचिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 5 क्वेश्चन अगर 20 मिनट में लिख देना है, तो एक क्वेश्चन कितना मिनट में लिखना पड़ेगा? 4 मिनट में। 4 मिनट में लिख करके मैटर खत्म। कैसे उधर लॉन्ग पड़ा हुआ है अभी 38 नंबर वाला, तो उसको भी ऐसे ही निपटाना है। यहाँ 5 आपको 20 मिनट, वहां एक को 20 मिनट में लिखना है। स्पीड बहुत जरूरी चीज है, स्पीड मेंटेन करके रखे ताकि सारा पकड़ा जाए। अभी तो पहले प्रयास करना है कि आंसर लिखना सीख जाना है, अभी स्पीड पे ध्यान नहीं देना है। अभी प्रयास करना है कि आंसर लिखना सीख जाए, क्रोनोलॉजी में होता है। अब वो मैटर खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, क्रोनोलॉजी में चलना है। सेक्शन का उसी सेक्शन में लिखना है, और जो आप शॉर्ट स्टार्ट किए तो शॉर्ट्स के लिए वहीं पे आपको स्पेस मिला हुआ है, वहीं पे चीज़ें मिली हुई हैं, आपको उसके हिसाब से अपना कर लेना है। और दूसरा बात ये रहा कि अब थोड़ी ना आपको याद करने का टाइम थोड़ा ना एग्जाम हॉल में है कि आप याद करके लिखिएगा। याद करके नहीं लिखा था एग्जाम हॉल में, वो भी सिविल्स के मेंस में। वो समय नहीं है कि आप अच्छा सोचिएगा वो क्या बोला था, क्या सोचा था, सोच के लिख रहे हैं। पेन चलते रहता है 3 घंटा, पेन अगर रुका एक भी बार तो समझिए आपका क्वेश्चन छूटा। एक बार भी अगर आपका पेन रुका सोचने समझने में, तो फिर आपका मैटर गड़बड़ हो गया। तो एक बार पेन स्टार्ट होता है, फिर सर उठाने का भी गुंजाइश नहीं रहता है। अगर कोई बार बार सर उठा रहा है, बार बार किसी को प्यास लग रहा है, बार बार कोई वॉशरूम यूज कर रहा है, तो समझिए उसका मैटर गड़बड़ है। तैयारी नहीं उसके पास, क्या लिखा है, ऐसे आ गया है तो अपना टाइम काट रहा है कैसे भी। जिसकी तैयारी है, अगर उसको प्यास लगा भी होगा ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि प्यास लगा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा उस समय। उस 3 घंटा में कुछ पता नहीं चलेगा। क्या लगेगा कि ऐसे 3 घंटा कटता नहीं है एग्जाम हॉल में, पता नहीं चलेगा कि 3 घंटा कब निकल गया, इतना कम पड़ता है। लगता है यार अभी तो बैठे थे, खत्म कैसे हो गया। ऐसे 3 घंटा काटने को देखिए, बैठ के खाली काट लो 3 घंटा। मोबाइल फोन नहीं दिया, मोबाइल फोन तो लोग 10 घंटा काट देगा भाई, है ना? मोबाइल हो आ चार्ज हो आ इंटरनेट हो, तो रील्स देख देख के सब आदमी हालत खराब कर देगा। नहीं तो ये चीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, चलिए, तो यहां पर
इस चीज को आप देखेंगे कि अब अल्प सूचना का प्रश्न जो है वो कैसे होता है। तारांकित और तारांकित हो गया, अल्प सूचना का प्रश्न शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लिखेंगे कि 10 दिनों के अंदर 10 दिन के अंदर सूचना देकर के पूछे जाने वाला प्रश्न, 10 दिन के अंदर सूचना देकर पूछा जाने वाला प्रश्न अल्प सूचना का प्रश्न कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मतलब अल्प सूचना प्रश्न, नाम ही है अल्प सूचना, शॉर्ट नोटिस। तो मतलब अगर आपको पूछना है तो कम से कम 10 दिन पहले तो आपको दे देना होगा कि हमको सवाल पूछना है ना। बहुत इमीडिएट कोई मैटर हुआ है और आपको तुरंत सवाल उस पर सरकार से पूछना है, तो आपको कम से कम 10 दिन का शॉर्ट नोटिस आप सरकार को देंगे कि हमको पूछना है। तो 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पर जो सवाल पूछा जाता है वो अल्प सूचना का सवाल होता है। और इसमें भी जो जवाब दिया जाता है वो मौखिक दिया जाता है ना। इसमें क्या होता है, जवाब मौखिक होता है, यानी कि वर्बली होता है। ठीक है, तो वर्बली आंसर इसमें किया जाता है, मौखिक रूप से इसमें आंसर किया जाता है। तो जब वर्बली आंसर होता है यहां पर, तो आप देखिएगा कि इसमें भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। जब मौखिक उत्तर देंगे, वर्बल आंसर करेंगे, तो इसमें सप्लीमेंट्री सवाल पूछा जाएगा। तो लिख सकते हैं कि इसमें भी अनुपूरक सवाल पूछा जा सकता है ना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन शॉर्ट टर्म क्वेश्चन या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अनुपूरक प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए, तो यहां पर आप ये तीनों प्रश्न देख रहे हैं, तारांकित, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस। तो ये तीनों प्रश्न जो है इस मुख्य तौर पे गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य से पूछ रहे हैं ना। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाता है, माने कि जो मंत्री नहीं है उससे भी सवाल पूछा जाएगा। तो उससे सवाल कब पूछेगा, उसके पास तो कोई पावर नहीं है बेचारा के पास, तो उससे क्या पूछेंगे सवाल। लेकिन उसको मान लीजिए कि कोई काम सौंपा गया है ना, मंत्री नहीं है लेकिन उसको कोई काम सौंपा गया है, कोई सदन का ही काम सौंपा गया है, या कोई बाहर का काम उसको सरकार ने सौंपा है और वो आदमी अभी तक काम निपटाया नहीं, काम नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में गैर सरकारी सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है यदि सरकार ने उसको कोई काम दिया है तो। ठीक है, तो ये ऊपर के तीनों सवाल गैर सरकारी सदस्य सरकार से पूछते हैं, लेकिन ये जो चौथा है गैर सरकारी सदस्य से पूछने वाला प्रश्न, इसमें सरकार ही पूछ सकती है इन लोगों से, या कोई भी दूसरा आदमी भी पूछ सकता है इनसे कि भाई आपको अगर ये काम दिया गया था तो ये काम क्यों नहीं हुआ, है ना। तो गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाने वाला प्रश्न, यानी कि जो लोग मंत्री परिषद में शामिल नहीं है उनसे पूछा जाता है। लिख लेंगे, यह प्रश्न जो लोग मंत्री परिषद में शामिल नहीं है उनसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये प्रश्न काल में आपको मुख्य तौर पे 4 तरह के प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत प्रश्न काल में?
बोलिए, है ना। तो प्रश्न काल में ये 4 तरह के मुद्दे जो है सो उठाए जाते हैं, ठीक है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न, आपको पता है कि इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की संभावना है क्योंकि जवाब मौखिक दिया जाता है। ऐसे ही अल्प सूचना के प्रश्न में भी आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की संभावना है क्योंकि इसमें भी जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। लेकिन अतारांकित प्रश्न जो है वो मौखिक रूप से नहीं पूछा जाता है, वो रिटर्न में पूछा जाता है और रिटर्न में ही उसका जवाब आ जाता है, इसलिए यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न पूछने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद आता है दूसरा फेज और वो आता है शून्यकाल, 0 आवर। 0 आवर में क्या होता है तो लिखिएगा शून्यकाल। शून्यकाल लेंगे कि प्रश्न काल के बाद का 1 घंटा का काल शून्यकाल होता है। प्रश्न काल के बाद का 1 घंटा का काल शून्यकाल होता है। शून्यकाल होता है, ठीक है। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होती है। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं, इमीडिएट। अभी घटना घटा, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो ठीक है कि पहले से मतलब कोई सूचना देने का जरूरत इसमें नहीं होता है ना। लेकिन इसमें कुछ नियम है। अब नियम क्या है तो नियम कहता है, इसमें कुछ नियम है। वो नियम कहता है कि अगर कल आपको पूछना है, मतलब कोई मुद्दा उठाना है शून्यकाल में, तो कल सुबह 10 बजे तक कम से कम अध्यक्ष को नोटिस चला जाना चाहिए कि हम शून्यकाल में ये मुद्दा उठाएंगे। मतलब बहुत पहले से आपको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज ही उठाना है तो आज 10 बजे तक कम से कम अध्यक्ष के पास नोटिस चला जाएगा कि शून्यकाल में हम ये मुद्दा उठाएंगे, और उस मुद्दे का नाम वाम भी कि मतलब ये मुद्दा हम चर्चा में रहने वाला है। मतलब जिस दिन शून्यकाल में जिस मुद्दे पर चर्चा करनी है उस दिन कम से कम 10 बजे अध्यक्ष को सूचना दे दी जाती है कि हम आज ये शुरू करने जा रहे हैं, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अध्यक्ष उसको परमिशन दे देता है और फिर प्रश्नकाल खत्म होते ही वो शून्यकाल शुरू हो जाता है। तो शून्यकाल में सार्वजनिक मुद्दे उठाए जाते हैं, है ना, पब्लिक रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, शून्यकाल में सार्वजनिक मुद्दे उठाए जाते हैं। शून्यकाल में सार्वजनिक मुद्दे उठाए जाते हैं। सार्वजनिक मतलब मुद्दा समझ रहे ना, मतलब कि आम जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, जैसे कोई घटना दुर्घटना घट गया कहीं पर, है ना, पता ना, कहीं पर ट्रेन पलट गई, कहीं पर दंगा हो गया, है ना, बहुत बड़ा कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो ऐसे में क्या है, उस मुद्दा को शून्यकाल में उठाया जा सकता है। आज कोई घटना घट गई, कल सुबह 10 बजे नोटिस चला जाएगा और वही 12 से 1 के बीच में जब शून्यकाल होगा तो उस पर चर्चा हो जाएगा। ठीक है,
लेंगे कि नोट करके कि शून्य काल के दौरान एक दिन में, शून्य काल के दौरान एक दिन में 20 ही मुद्दे उठाए जा सकते हैं। शून्य काल के दौरान एक दिन में 20 ही मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ठीक है, 20 ही मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप कोई मुद्दा लेके जाइएगा स्पीकर के पास तो सब मुद्दा वो स्वीकार कर लेगा, अगर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, कह भी सकता है कि ये वाला मुद्दा पर डिस्कशन नहीं होगा, है ना। इसलिए वो 10 बजे नोटिस मांग लेता है इन्फॉर्मेशन कि भाई बताइए कि आप किस बात पर चर्चा करनी है। तो ये उसके इच्छा पर भी निर्भर करता है कि अगर वो चाह देगा तो कि भाई इस टॉपिक पर हमको डिस्कशन नहीं कराना है हाउस में, तो वो नहीं कराएगा। और इसकी अपनी एक सीमा भी है। सीमा ये है कि प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो, संसद के किसी भी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया जाएगा। मतलब इंडिविजुअल उस पर कोई बात नहीं की जाएगी और इंडिविजुअली उसके आचरण पर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा, मतलब उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा प्रश्नकाल के दौरान। ठीक है, तो ये कुछ परंपराएं हैं जिसको फॉलो कराने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, है ना। कि भाई अगर आपको देश से संबंधित, आम जनता से संबंधित मुद्दा उठाने, आप उठाइए। किसी के आचरण से संबंधित, किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड अगर कोई मैटर आप उठाएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, प्रोसीड आगे चलिए। अब शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी जी? शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? शून्यकाल भारत का नवाचार है, लिख लेंगे। शून्यकाल भारत का नवाचार है। शून्यकाल भारत का नवाचार है। 0 आवर इन्वेंटेड बाय द इंडिया, है ना। मतलब इसका इन्वेंट किसने किया है? इंडिया ने किया है। शून्यकाल भारत से पहले और कहीं नहीं था, है ना। ये भारत ने स्टार्ट किया है, भारत से पहले ये कहीं पर भी नहीं था। और ये स्टार्ट हुआ, इट्स स्टार्टेड इन 1962, है ना। ये 1962 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? 1962 में। ठीक है, तो इसका आविष्कारक कौन है? भारत। शून्यकाल का आविष्कार भारत ने किया है। भारत की संसदीय परंपरा में ये जुड़ा है। ये ब्रिटेन में नहीं था, ये कहीं नहीं था ना। इसको हमारे द्वारा ही शुरू किया गया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, तो इस प्रकार से प्रश्नकाल और शून्यकाल का काम अपना खत्म हो जाता है। अब सब पूरा एकदम एक दूसरे पर आरोप लगेले रहता है, क्वेश्चन सेशन भइल रहता है, तो सबका दिमाग खराब रहता है, बोल बोल के एकदम सब भूखा जाता है। लगातार आदमी बोलेगा तो भूख लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, 1962 में क्यों लाया गया? ठीक यही बात है कि हमारा जन्म इतना डेट को काहे हुआ, इसके पीछे तो साइंस है ना। कि उसी समय चर्चा हुई, उसी समय इसके बारे में बात बनी, इससे पहले चर्चा नहीं हुई थी। अब कोई चीज का आविष्कार कब होता है? जब उसका नियति उस समय जुड़ता है। अब भारत 15 साल को क्यों आजाद हुआ? तो इसलिए आजाद हुआ क्योंकि उस समय अंग्रेज कमजोर हो गए। 1900 चाहते तो 1920 में आजाद कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि उसमें ताकतवर था। 1947 में इसलिए आजाद किया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता जरूर था लेकिन हार गया था, अंदर से शक्ति कमजोर हो गई थी, जर्जर हो चुका था।
अब पावर ही नहीं था किसी को गुलाम बनाकर, तो हर चीज की परिस्थितियां बनती हैं, हर चीज का अपना सीन बनता है। 1962 में इसलिए आया क्योंकि उसी समय इसके बारे में बात की गई भारत के संदर्भ कि हमें एक ऐसा व्यवस्था डेवलप करना चाहिए जो व्यवस्था में इमीडिएट कोई घटना घट रहा है तो सरकार से प्रश्न पूछा जा सके। और उसी को सोचते हुए 1962 में हमने एक नया टर्मोलॉजी भी डेवलप कर लिया और वो डेवलप किया शून्यकाल। क्लियर है? चलिए, अब तो शून्यकाल के बाद ब्रेक हो जाता है, सब ब्रेक पर चले जाता है, पूरा बढ़िया से खाना पीता खाता है सब, है ना। हम पूरा संसद के कैंटीन में, है ना, सस्ता वाला महंगा खाना पूरा खा के एकदम, उसके बाद फिर 2 बजे बैठता है। अब जब 2 बजे बैठेगा तो अब होगा विधेयक पर चर्चा, है ना। तो लिखेंगे नहीं, सदन के दूसरी पाली में सेकेंड शिफ्ट ऑफ हाउस, सदन के दूसरी पाली में विधेयक पर चर्चा और बहस होता है। डिस्कस एंड डिबेट ऑन द बिल। ठीक है, इसी समय अनेक प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, प्रपोजल्स। ठीक है, जैसे स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सस्पेंशन प्रपोजल, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट, समापन प्रस्ताव, इंड प्रपोजल, अल्पावधि चर्चा, शॉर्ट टर्म डिस्कशन, अल्पावधि चर्चा, शॉर्ट टर्म डिस्कशन, अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंशियल मोशन, कॉन्फिडेंशियल मोशन, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंशियल मोशन। नेक्स्ट, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज प्रपोजल, प्रिविलेज प्रपोजल, धन्यवाद प्रस्ताव, थैंकफुल मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव, थैंकफुल मोशन, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, etc. इत्यादि।
ठीक है। अब ये प्रस्ताव जो है ये क्या होते हैं, तो अब देखें कि हर स्थिति में अलग अलग प्रस्ताव लाया जाता है ना। परिस्थितियों में अब जैसे मान लीजिए कि इमीडिएट कोई घटना घट गया देश में, संसद की कार्यवाही चल रही है, अब कोई घटना घट गया या कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर अब तुरंत चर्चा करना जरूरी हो गया, क्या होगा, उसी समय आएगा स्थगन प्रस्ताव, और जो जिस मुद्दे पर बहस चल रही है उसको स्थगित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई अभी ये मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है देश के लिए, इस पर तत्काल रूप से चर्चा होना चाहिए, तो होगा स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आप मैटर देखिएगा कि अन्य जो भी प्रस्ताव होते हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे चर्चित प्रस्ताव रहता है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव हमेशा चर्चा में रहता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन है कब, क्या बता रही हैं, आप क्या बोल रहे थे, कब लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव, कब, बिल्कुल ये आप जो बता रही थी वो क्या बता रही थी, तो आया था, तो इस थोड़ा नियम थोड़ी ना है कि चुनाव से 1 वर्ष पहले आएगा, चुनाव हुआ उसका तुरंत बाद भी आ सकता है ना। अविश्वास प्रस्ताव कभी भी आ सकता है, हाँ, लेकिन वो तब आएगा जब विपक्ष को ये लगे कि सरकार के पास विश्वास नहीं है, यानी कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। विपक्ष को अगर ये लग गया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, अभी लाया गया था मणिपुर हिंसा के वजह से, मणिपुर जो हिंसा हुई थी उसके वजह से अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया था। वो तो विपक्ष को भी पता था कि पास उस होने वाला है नहीं, क्योंकि मोदी जी के पास अपने 303 गो सांसद है ना। अब मोदी जी ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई हटना मुश्किल है आदमी का। देख रहे हैं अभी मालदीव का हालत खराब किए हुए हैं, मालदीव बाप बाप कर रहा है, ले की हो गई हमरा, है ना, सारा इकोनॉमी बर्बाद, सारा अर्थव्यवस्था जो है, और चांगचिंग सब कितना मदद करेगा इसका, है चाइना वाला सब, उसके पास क्या, वो तो लूटने का काम करता है, मदद थोड़ा करता है, भारत मदद करता है किसी का, है ना। तो उसका जो राष्ट्रपति है माफी पर माफी मांग रहा है, माफीनामा भेज रहा है, माफ कर दीजिए, है। अब देखिए ये भारत का जो इंटरनेशनल स्थिति, मतलब प्राइम मिनिस्टर एक डुबकी लगाए जाकर के लक्षद्वीप में, है, ये आदमी एक डुबकी लगाया अपने डुबा दिया मालदीव को, है, पूरा न्यूज बन गया। अब सपोर्ट भी मिल रहा है, मतलब जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, है ना, या क्रिकेटर्स हैं जिनका, आम आदमी, हम लोग तो जाएंगे नहीं, हमारी पार्टी कहाँ होती भाई, खूब खुश होंगे तो चल जाएंगे राजगीर, है, नालंदा, यही कर सकते ना, इससे भी खुश है तो चलो भाई दिल्ली चल गए, लेकिन वो सब बातें में जाता है मालदीव, है ना। जिसको भी मैंने विदेश घूमने का मन है ना, तो विदेश का एक नाटक है मालदीव, बगल में तो है, चलो भाई मालदीवों घूम लिया, विदेशों घूम लिया, कहेगा विदेश से आए हैं, है ना, तो चल जाएगा तुरंत मालदीव। मालदीव का लक्षद्वीप से ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री देशांतर है, अक्षांश है सॉरी, तो उसको क्रॉस करके तुरंत आप जो है सो पहुंच सकते हैं वहां, है ना। लेकिन हम लोग का जो सिचुएशन है, हम लोग जिस स्थिति में है, और अगर लक्षद्वीप डेवलप मतलब हो गया, अब हो ही जाएगा, जिस प्रकार का सीन चल रहा है, तो अगर भारत में हम लोग वहीं जाने लगे छुट्टियां मनाते तो सब लोग जा सकेगा, सस्ता है, मालदीव से तो सस्ता ही पड़ेगा लक्षद्वीप, है ना। और सेम आपको जो चीज आपको मालदीव में है वो सेम चीज आपको लक्षद्वीप में है, एवरीथिंग, सारा चीज आपको, सारा सुविधा, है ना,
जो भी आप जाइए समुद्र के पानी में नहाइए, घूमिए, है ना, फिरिए ना, नमकीन पानी पीजिए, है ना, सारा सुविधा लक्षद्वीप में है। जो जो सुविधा आपको वहां पर है वो सब यहाँ पर है। तो कहने का मतलब कि अगर ये डेवलप होगा तो भारत का पैसा जो बाहर जाता है वो बाहर नहीं जाएगा, है ना। अपना 3 गो मंत्री को सस्पेंड किया है बेचारा, और सस्पेंड करके माफी मांग रहा है, माफ कर दीजिए। मोदी जी कहेगा माफी शब्द हमारा डायरी में नहीं आता है, हम उपाय करते हैं सीधे, है ना। अभी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का और उनके रक्षा मंत्री का, कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया था और अभिनंदन के पास था, भारत की तरफ से कहा गया कि अभिनंदन को वापस करो, तो जो उसका सेना का जनरल सब जो बहुत ये बनता है अपने आप को, वो जाके एकदम हाथ जोड़ के रोया था कि भाई अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़े तो रात तक भारत बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को। इतना सब डरा हुआ था। तो फिर कहा कि भाई छोड़ो, तो फिर बाघा ला करके अभिनंदन को छोड़ दिया। तो ये होता है नेतृत्व का कुशलता और नेतृत्व का क्षमता, मतलब जिस तरीके से चीजों को करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ नीतियां ऐसी नहीं जिसकी आलोचना न हो सके। मोदी जी की ऐसी नीतियां भी हैं जिनकी आलोचना बनती है, आलोचना किया जा सकता है ना, इंटरनल लेवल पर। या एक बहुत अच्छा न्यूज नहीं है कि भारत सबसे ज्यादा डेप्थ में चला गया है, हम बहुत ज्यादा ऋण हो गया है भारत पर। तो इसके लिए तो मोदी जी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इतना ऋण क्यों हुआ, है ना। हाँ, नो डाउट के बीच में कोविड था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा आप अगर डेब्ट में देश चला जाएगा तो ये भविष्य में बहुत दिक्कत हो सकता है। इस पे आलोचना हो सकती है, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे आलोचनाएं हो सकती है ना, कि भाई महंगाई कितना बढ़ गया। 2014-15 तक आप मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाते थे तो, और आज जाइए तो लगभग 50% का गैप है ना, मतलब 50% कॉस्ट बढ़ गया है, 10-15% नहीं बढ़ा है, 50% बढ़ गया है। तो इतना बड़े स्तर पे महंगाई बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है, बेरोजगारी दर भी बढ़ा है। तो इन सभी मुद्दे पे सरकार से सवाल हो सकता है, सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकता है। लेकिन इनके साथ ही जो फॉरेन पॉलिसी है, जो वैदेशिक नीति है, उसको अगर आप देखें तो वहां पर सरकार अगर एक जगह पर आलोचना की पात्र है तो दूसरे जगह पर सराहना की भी पात्र है। ये हर जगह कहीं ना कहीं होता है। और एक जो अभी चल ही रहा है आपको भारत में, है ना, राम आएंगे ना, तो 22 जनवरी अयोध्या, है ना, तो वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। और प्रधानमंत्री का ही तो मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर का नहीं, बहुत से लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना। तभी ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अब आप लगता है कि 24 में उनको कोई हरा देगा जी। विपक्ष पहले ही से हार मान लिया है, विपक्ष पहले से हार मान लिया कि हो गया भाई, 2029 में वैकेंसी बंद है अभी, है ना, वैकेंसी ही नहीं है। बिल्कुल जान के उनका, अरे ऐसा टीम है ना कि उसको पता है कि कब कौन सा काम चाहते, तो 1 साल पहले भी हो सकता था, या जितना तीव्र स्तर पे काम हो रहा है ये 1 साल बाद भी हो सकता था, लेकिन एकदम चुनाव से ठीक 2-3 महीना पहले, है ना, अभी होगा। अभी देखिए पूरे वर्ल्ड की मीडिया का ध्यान वहां होगा, सारा लोग का ध्यान आकर्षित होगा, अब पूरे भारतीयों के दिमाग में क्या भर जाएगा, भाई इतना बड़ा काम कर दिया, है ना, है। यहाँ पे हाँ, मोदी जी जा रहे करने के लिए। तो ये देख लीजिए मतलब किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही हैं, है ना। अजी ना देखिए, फॉरेन पॉलिसी अगर आपका मजबूत होगा, आपकी स्थिति जब मजबूत होगी तो जिससे आपको झगड़ा था वो आपको कार्ड भेजना शुरू कर देगा। आप कल बनिए ना एसडीएम, देखिए तो जिस चाचा से आपका 3 पुश्त से झगड़ा चल रहा है वो सबसे पहले मिठाई लेके आएंगे, कहीं कि हम जानते थे किसका होना था। और उसके बाद सबसे पहले इनवाइट करेंगे आपके पिताजी को, क्या हो भाई, अब बैठ के चाय पियो, गिला शिकवा दूर, खत्म। क्यों? कि पावरफुल हो गए, ताकतवर हो गए। जैसे ही आप ताकतवर होइएगा, लोग का आपके प्रति सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। आज उसी तरीके से अगर आप कमजोर होइएगा तो फिर बदल जाएगा, कमजोर होइएगा तो फिर लोग वैसे ही आपको छोड़ देगा, है ना। तो भारत ने लगातार अपने आप को मजबूत किया है। ये हम लोग का पड़ोसी हम ही लोग से निकला,
ये लगातार अपने आप को कमजोरे किया है, अपने आप को कभी मजबूत नहीं किया। इसकी मतलब नीतियां ही ऐसी रही कि हमेशा फर्स्ट आजाद हुआ तो अमेरिका के गुट में चला गया। शीत युद्ध के दौर में वो अमेरिका के साथ था, अब भारत किसी गुट में नहीं था। भारत इंडिपेंडेंट खेल रहा था, स्वतंत्र खेल रहा था भारत। वो कहाँ चल गया? वो चल गया अमेरिका के गुट। अमेरिका ने क्या किया? उसका शोषण किया, अमेरिका ने उसको एक्सप्लॉइट किया, और अमेरिका दम भर के एक्सप्लॉइट किया। अब मजे की बात यह है पाकिस्तान के साथ कि उसका शोषण होता है और खुश होता है शोषण होने में। तो अपना पूरा शोषण करवाया अमेरिका से। अब अमेरिका को समझ में आ गया कि अब इसमें कुछ बचा नहीं, अब हम क्या, मेरे काम का नहीं है। तुरंत कहा भाई अब प्रणाम नमस्कार, अब हो गया, छोड़ दिया। वो बोला कोई बात नहीं, छोड़ दिया कोई बात नहीं, दूसरा फ्रेंड मिल गया, चाइना। अब बचा हुआ उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो चाइना कर रहा है। बदले में उस बेवकूफ को क्या मिल रहा है जी? कुछ भी नहीं मिला आज तक उसको, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया, सबने उसका शोषण किया, तो चाहे अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो। हम भारत जैसा पड़ोसी हमेशा उसका मदद किया, हमेशा हमने उसको दिया। हमने उसको एमएफएन का दर्जा दिया हुआ था, वो पगला अभी तक हम लोग को नहीं दिया है एमएफएन। हम हालांकि अब छीन लिए हैं, अब हम लोग एमएफएन छीन लिए हैं। एमएफएन का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, यह हमने पाकिस्तान को दिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन को इकोनॉमी में पढ़िएगा तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके देश में कोई भी सामान नहीं है ना, तो सबसे पहले आप इसी देश से मंगाइएगा, और इसके पास नहीं होगा तब आप किसी और देश से मंगाइएगा। इससे क्या होगा? पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फायदा होता था। ये हमने इसको दिया हुआ था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, कि भाई तुमको फायदा हो, तुम ताकतवर बनो। लेकिन ये ठीक वैसे ही जैसे आप आसपास का पड़ोसी सब होता है, आप पड़ोसी को कितनों मदद कर दीजिएगा ना, तो वो आपका मदद उसको स्वीकार नहीं होगा पहला बात तो, और कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। उसको दूर का आदमी ठीक लगेगा, जिससे दूर होगा ना उसको ठीक लगेगा ये, लेकिन आप बगल में है तो आपको उसको ठीक नहीं लगेगा। वो आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेगा जिससे कि ये हो जाएगा। ये हम लोग अभी लगभग 2016 में इसको छीने हैं, मोदी जी के टाइम इसको हम लोग छीन लिए, है ना। जब सब घटना घटा, आतंकवादी घटना घटा, तब आज दे दिए थे 90 के दशक में ही, 90 के दशक में दे दिए थे इसको एमएफएन का दर्जा। और वहां दिक्कत है कि जब हम सरकारें, अगर वहां पे कोई अच्छी सरकार बन गई संजोग से, जैसे कि नवाज शरीफ की सरकार, नवाज शरीफ की सरकार के साथ भारत के संबंध अच्छे रहते थे। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी नवाज शरीफ वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो संबंध ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन उस समय सेना का जनरल था परवेज मुशर्रफ, ये क्या किया कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त करके पावर अपना हाथ में ले लिया। तो वहां प्रधानमंत्रियों के सब साइड कर देता है, प्रधानमंत्री के साइड कर देगा, अपने पावर ले लेगा। फिर जब 14 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो एक मित्रता का एक मिसाल कायम करने की कोशिश किया गया। 2014 में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो सार्क के देशों को बुलाया गया था। सार्क का जो संगठन है दक्षिण एशिया का, तो सार्क के लोगों को बुलाया गया था, इसमें पाकिस्तान भी आया था, नवाज शरीफ आए थे। और बड़े स्तर पर यह प्रयास किया गया कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधर जाए, संविधान अच्छा हो जाए। और इसके लिए एक कदम आगे बढ़ के हमारे तरफ से पहल हुआ। कितना बड़ा रिस्क था कि पाकिस्तान जैसे देश में, जो हमेशा हमारा अहित करता है, बिना किसी नोटिस के प्राइम मिनिस्टर गए थे अफगानिस्तान, आते वक्त सीधे जाकर के उतार दिए अपना प्लेन, कहां? पाकिस्तान में। ऐसा लग रहा है जैसे मौसी के यहां जा रहे हैं। कहीं मौसी खाना में कुछ खिला देती तो क्या होता? मतलब ये डिप्लोमेटिक गलती था। सब कुछ ठीक रहा, वो भगवान का कृपा था, लेकिन अगर कुछ अहित हो जाता तो क्या करते ये? लेकिन संबंध ठीक करने के लिए, कि इससे भी लगे कि हमारा अपनापन है, हमारा भाईचारा है, हम एक हो जाएंगे, हम मिलकर के विकास करेंगे, तो अपना प्लेन रास्ते में उतार दिया। और उस समय नवाज शरीफ के यहाँ किसी की शादी थी, उसकी पोती या बेटी किसी की शादी थी, तो चल गए आशीर्वाद देने के लिए, मिलने के लिए। ये क्या था? इसको कहते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति, कि संस्कृति के आधार पर भी हम एक दूसरे को एक कर ले। तो नवाज शरीफ ने भी स्वागत किया, अच्छा स्वागत किया, और नवाज शरीफ ने भी उनकी माँ के लिए शॉल, साड़ी, ये सब भेजे थे। तो लग रहा था कि एक डिप्लोमेटिक कल्चरल अब डेवलप होने वाला है। जब सरकारें एक हो रही थी
तो वहां का मिलिट्री कोई पसंद नहीं आया। तो उस समय वो बाजवा था प्रमुख, वो बाजवा बाजा बजवा दिया। वो पगला क्या किया, आतंकवादी सबको घुसा दिया इंडिया में। पठानकोट हमला, 10 से 15 दिन बाद पठानकोट हमला हो गया। पठानकोट एयरफोर्स के एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया पंजाब से घुस करके। अब बना बनाया प्रयास सब असफल हो गया। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ करके मोदी जी ने गलती की, इसकी आलोचना होनी चाहिए। डिप्लोमेटिक तौर पे ये गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी संबंध सुधारने के लिए उन्होंने एक प्रयास क्या कर दिया, तो पाकिस्तानी एजेंसी को कहा कि आप आइए हमारे यहां और आप जांच करके लेकर के जाइए, हम सबूत देते हैं कि आपके यहां के आतंकवादियों ने ऐसा किया था। जबकि ये कोई भी देश ये गलती नहीं करेगा कि दूसरे देश की एजेंसी को अपने देश में घुसाए, और मोदी जी ने ये गलती भी किया। जबकि वो हमारा सेना का बेस है, सेना के बेस में दूसरे देश की एजेंसी को बजाबते बुलाया गया और उस एजेंसी ने जांच किया। जांच करने के बाद तो झूठा से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, जो पहले ही से कैरेक्टरलेस हो, उससे आप क्या प्रयास कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएगा जी। तो वो कह दिया कि नहीं, कुछ नहीं मिला, जबकि पूरा पुख्ता प्रमाण था कि सारा उन्हीं लोगों ने किया है। फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिया। और अब उसके बाद क्या हुआ, तब हुआ कि अब ब्रेक करो, तब ब्रेक हुआ, तब मैटर को ब्रेक किया गया कि अब ब्रेक करो, और उसी के बाद ही MFN का दर्जा छीन लिया। अगर वो हमारे साथ सहयोग किया होता, अगर हम दोनों मिल करके आगे बढ़े होते, ठीक है चलो बंटवारा हो गया कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना देश में, लेकिन मिल के रह तो सकते थे ना, झगड़ा तो खत्म कर सकते थे ना। जरूरी थोड़ा कि भाई से बंटवारा हो गया तो भाई से लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, बंटवारा हो गया तो हो गया, लेकिन दोनों तो साथ मिलकर चल सकते थे, साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते थे। और अगर साथ मिलकर चलते तो पाकिस्तान भी एक शक्ति के रूप में वर्तमान में स्थापित हो गया होता। लेकिन पहले ही से वो पिछलग्गू बन गया अपना चाचा के, अमेरिका। और अमेरिका शुद्ध बनिया का देश है, इसलिए अमेरिका को उसका औकात हम लोग दिखा रहे हैं अभी, है ना। जब वो कहता है कि रसिया को बोलो, मैंने क्यों रसिया को बोले, बोलता है कि रूस के युद्ध में आप रसिया का विरोध करिए, हम बोलते हम नहीं करेंगे विरोध। अगर पाकिस्तान को कहना, पाकिस्तान तुरंत कर देगा, क्योंकि उसका अपने पास पावर ही नहीं है। वो सोचता है कि वो हमको सपोर्ट करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, और हम अपने हिसाब से चलते हैं, है ना। हालांकि अब देखिए, रसिया और अमेरिका के बीच बैलेंस करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका के पास जो पोत है, हम लोग उसके, जब हमारा संबंध बहुत अच्छा हुआ था, हम उसको बोले कि भाई ऐसा करिए, ये पोत हमको दे दीजिए, अमेरिका मना कर दिया, अमेरिका बोला कि नहीं देंगे। और सेम पोत रसिया के पास भी, हमने रसिया को कहा कि दे दीजिए, रसिया ने कहा कि कल ले जाओ, रसिया ने दे दिया, आ गया। रसिया परंपरागत मित्र है हमारा, तुरंत हेल्प करता है। लेकिन दिक्कत क्या है, रसिया जो हमको देता है ना, वो चाइना को भी दे देता है, यह दिक्कत है। रसिया फ्रेंड तो है हमारा, लेकिन जो चीज वो हमको देगा वो चीज चाइना को भी दे देगा, तो इसमें हम चाइना से आगे नहीं जा पाते हैं। अमेरिका हमारा मित्र नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ एक चीज अच्छा हमारे लिए क्या है कि जो हमको देगा वो चाइना को नहीं देगा। लेकिन अमेरिका भी बनिया का देश है, वो देखता है कहां पर हमको फायदा है, तो जहां पर फायदा होगा वहीं पर वो इंडिया को फेवर करेगा, जहां फायदा नहीं होगा वो इंडिया को फेवर नहीं करेगा। अगर अभी वर्तमान में वो इंडिया को फेवर कर रहा है या इंडिया के साथ है, तो इसलिए नहीं कि इंडिया का विकास होना चाहिए, इसलिए कि इंडिया चाइना को रोके, इंडिया चाइना को डिस्टर्ब करे, यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह गया अब। तो अब वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है भारत के खिलाफ, कौन, चाइना। और अभी देखिए, अगर अभी भी मतलब अगर पाकिस्तान सब कुछ छोड़ करके एक स्वतंत्र नीति अपनाए कि भाई हमको इंडिपेंडेंटली अपना विकास कर, उससे बढ़िया तो अब तालिबानी हो गए हैं जी, अफगानिस्तान वाला सब तालिबानी देखिए कितना अब अपना विकास पर ध्यान दे रहा है। तालिबान कह रहा है हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम अपना देश का विकास करेंगे, हमारा विकास में अगर मोदी हमको सपोर्ट कर रहा है तो हम मोदी के साथ हैं, ये कह रहा है तालिबान। जबकि तालिबान पाकिस्तान से बड़का गुंडा ना है जी, एक दिन में पाकिस्तान को औकात में ला देगा तालिबान, तुरंत कहेगा कि डुरंट लाइन को हम नहीं मानते हैं जी, है ना, तुरंत सारा बंदूक घुमा देगा उनने, मामला खत्म, पाकिस्तान 1 मिनट में कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसा अफगानिस्तान ना रसिया का सुन रहा है ना अमेरिका का सुन रहा है, वो देख रहा है कि हमारा विकास भारत की वजह से हो रहा है, तो भारत का सुन रहा है। तो यह सद्बुद्धि इनको पता नहीं कब आएगी, और अगर नहीं आएगी तो वही मैटर है।
ये हमारा झंडा चांद पर जा रहा है ना, हमारा झंडा चांद पर जा रहा है और उनके झंडा में चांद है। इसी से खुश हो रहे हैं कि हमारा तो भाई है, यहाँ पे चांद है। भाई चांद पे पहुंचो। परमाणु कार्यक्रम हमसे पहले पाकिस्तान ने शुरू किया था, ये भी जान लीजिए। अभी भी हमसे ज्यादा परमाणु बम उसके पास है, एटम बम हमसे ज्यादा पाकिस्तान रखे हुए है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कहा था कि एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको फोन करके बोला कि पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने वाला है आपके ऊपर। तो भारत के जो एटम पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है नो फर्स्ट यूज, है ना, कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो अटल जी को फोन आया अमेरिका से कि पाकिस्तानी कर रहा। तो अटल जी ने कहा कि ठीक है, अगर अभी हो रहा है तो ठीक है, हम अपनी मतलब अगर एक कॉर्नर पे हमारा कभी कुछ ना कुछ तो बर्बाद हो ही जाएगा, वो छोड़ दिया तो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को अटल जी ने कहा कि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे तरफ एक भी परमाणु आया तो अगले सुबह पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान नाम का कोई चीज था कभी। ये क्षमता हमारे पास। तो वो तो अटल जी थे, क्यों इंतजार करते? अभी तो इंतजार नहीं करेगा, सब छोड़ देगा पहले ही। ये दिक्कत है वर्तमान के नेतृत्व से, दिक्कत इंतजार नहीं करेगा। रतिये के नो हटा देगा, कह देगा सुबह के हम हटा दिए थे, अब भूल गए बताना सबको। इंदिरा जी वाला हाल होगा, है ना। नो को हटाने में कितना टाइम लगेगा? रात में हटा देगा, मध्य रात्रि में हमला कर देगा, सुबह में अमेरिका पूछेगा ये क्या किया आपने? बोला हम रात में नीति बदल दिए थे, आप देखे नहीं तो हमारा गलती थोड़ी ना है। तो इधर वर्तमान में ऐसे नेतृत्व चल रहा है, इसलिए सब थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब है ना, कि भाई लोग कब क्या करेगा कोई नहीं जानता है। तो लेकिन जिस तरीके से नेशनल पॉलिसी पे सरकार का ध्यान है, या नेशनल पॉलिसी बढ़िया हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिसी, वैसे सरकार को चाहिए कि इंटरनल पॉलिसी पर भी ध्यान दे। बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं, गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं, महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं, जीएसटी का रेट कैसे कम कर सकते, जिससे कि आम आदमी के पॉकेट पर भार कम पड़े, इसको भी ध्यान रखना सरकार का जिम्मेवारी है। वैकेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस सरकार की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रहती है कि सरकार वैकेंसी कम कर देती है। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये इनको इस पे काम करना चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे देते हैं, अब वैकेंसी कम कर देते हैं। भाई तो आम आदमी का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? आम आदमी गरीब का बच्चा का तो सरकारी नौकरी ना सहारा है, उसके पास उतना पैसों नहीं कि जा करके वो इंजीनियरिंग और मेडिकल करे, तो उसके लिए सरकारी नौकरी सहारा है। आप सरकारी नौकरी को कम कर देते, ये इनका सबसे बड़ा लूज फॉल्स है। इस पे इनको काम करना चाहिए कि भाई वैकेंसी बढ़ाइए। 2014 में जब कांग्रेस गई थी, उस समय यूपीएससी में 1400 वैकेंसी था। 1400 वैकेंसी, सोचिए यूपीएससी में 1400 वैकेंसी, और ये 10 साल में ये सीधे उसको 50% पर लेकर के चले आए। 650, 700, 800, अब थोड़ा बढ़ रहा है, शायद चुनाव आ रहा है इसलिए बढ़ा होगा, है ना। अब थोड़ा बढ़ रहा है, अन्यथा ये 600 पर आ गया था, जबकि वो गई थी तो 1400 पर वैकेंसी था। चांस भी जो है 4 ही चांस था, लेकिन जाते जाते राहुल गांधी ने 6 चांस कर दिया जनरल के लिए यूपीएससी में। तो यूपीएससी को बोले 4 ही चांस था, और ये 2014 में हुआ। लेकिन दिक्कत ये कि उनको ब्रांडिंग करना नहीं आता अपने आप को। अब मोदी जी काम करे चाहे नहीं करे, ब्रांडिंग अच्छा करते हैं, कांग्रेस ब्रांडिंग नहीं कर पाती है। किसी को पता नहीं चला कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा काम किया है। यूपीएससी में 6 चांस जनरल कैटेगरी को दे देना, ये बहुत बड़ा बात था। एज रिलैक्सेशन देना, पहले 28 साल तक था, अब 32 साल तक है। तो कहने का मतलब है कि तमाम ये सब कौन कर गया? वही करके गए, लेकिन उसका मजा कौन उठा लिया? मोदी जी, क्योंकि प्रचार नहीं कर पाए। ये जो आज मेक इन इंडिया चला रहे हैं, वैसा चीज मनमोहन सिंह भी लेके आए थे, उसका नाम था इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन इन्वेस्ट इन इंडिया किसी के दिमाग पर नहीं है, किसी के जुबान पर नहीं है। मेक इन इंडिया सबके जुबान पर है, क्योंकि उन्होंने इसका प्रचार किया बड़े स्तर पे। मनमोहन सिंह प्रचार नहीं कर पाए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत इतना आगे बढ़ा, क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है। 2007 का 1, 2, 3 परमाणु समझौता सबसे लड़ करके मनमोहन सिंह ने अकेले अपने दम पे किया।
लोगों ने कहा कि सरकार गिर जाएगा, तो गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन हम ये समझौता करके रहेंगे क्योंकि भारत के भविष्य के लिए सही है, और मनमोहन सिंह ने ये किया। लेकिन मनमोहन सिंह इसका प्रचार नहीं कर पाए, नहीं जान पाया। वही जाना जो बस पढ़ा कि हाँ परमाणु नीतियां ऐसे ऐसे डेवलप हुई हैं, आम आदमी नहीं जान पाया। अब मोदी जी के हर काम को आम आदमी जान जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाषा में समझा देते हैं उसको कि हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में लोग जान जाता है सब बात। तो लोग को लगता है कि, लेकिन ऐसा नहीं कि चीजें पहले नहीं हुई हैं, पहले भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। जीडीपी के मामले में मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। 2010 का जो फाइनेंशियल ईयर था, भारत के इतिहास का पहला वर्ष जो भारत का जीडीपी दहाई के आंकड़ा में गया। उससे पहले और उसके बाद लगातार इकाई में ही चल रहा है, लेकिन वो मनमोहन सिंह की ही नीतियां थी जो दहाई में गया। तो मनमोहन सिंह की अच्छी बातों का प्रचार नहीं हुआ, खाली स्पेक्ट्रम का प्रचार हुआ, कोल घोटाला का प्रचार हुआ, कोलगेट घोटाला का प्रचार हुआ, उनकी अच्छी चीजों का प्रचार नहीं हुआ। ये दिक्कत है। लेकिन समस्या यह है कि हर चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कोई अगर सरकार चल रही है, कोई गवर्नमेंट अगर चल रही है, तो सभी गवर्नमेंट की कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीजें रहेंगी, हर गवर्नमेंट का, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ जो समर्थक होते हैं वो केवल पॉजिटिव जानते हैं, निगेटिव नहीं जानते हैं। आज जो विरोधी होते हैं वो खाली निगेटिव जानते हैं, पॉजिटिव नहीं जानते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी से ये डिमांड किया जाता है, सिविल एस्पिरेंट से डिमांड किया जाता है कि कम से कम आप सब जानिए। इसलिए आपके सवाल में रहता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। किसी का जब मूल्यांकन करिए तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखिए। ऐसा ना हो कि खाली पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, या केवल नेगेटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप दोनों देखिए। जब आप दोनों देखिएगा तभी आप निष्पक्ष रूप से कुछ कर पाइए। ठीक है, चलिए। तो ये सारी इस प्रकार से ये कार्यवाहियों के बारे में बात था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे मुख्य तौर पे वो होगा जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी। ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर देख लिया ना राष्ट्रपति का, नहीं देखें? अच्छा ठीक है, तो पहले 123 इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश कैसे और कब जारी करते हैं उसको देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।